हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बारे में। कैसे साउथ इंडिया में कुछ चीज़ें नॉर्थ इंडिया के कंपैरेटिवली बेटर हैं या अच्छी हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहला जो रीज़न मुझे समझ में आता है कि साउथ इंडिया में जो मैंने अच्छा पाया है वो है टैक्स सिस्टम। वहाँ पर लोग टैक्स ज़्यादा पे करते हैं। नॉर्थ इंडिया में लोग उतना ज़्यादा टैक्स पे नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा साउथ इंडिया में ये अनुभव रहा है कि अगर मुझे एक कप चाय भी पीनी है तो मैं उसके लिए प्रॉपरली टैक्स पे करता हूँ, प्रॉपर बिल लेता हूँ और वहाँ के लोग देते भी हैं। और टैक्स जब ज़्यादा गवर्नमेंट को रिसीव होगा, स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, ज़्यादा इंफ्रा फैसिलिटीज़ होंगी और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट होंगे। अगला जो रीज़न मुझे लगता है कि साउथ इंडिया ज़्यादा डेवलप्ड है नॉर्थ इंडिया का, उसका एक बिहेवियरल रीज़न है। बिहेवियरल रीज़न इन द सेंस कि वहाँ पर लोग ज़्यादा बातें नहीं बनाते हैं। नॉर्थ इंडिया में मैं देखता हूँ लोग बातें ज़्यादा बनाते हैं, काम कम करते हैं। जैसे किसी भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा हाइप करके बहुत दिनों तक उसी पर टाइम वेस्ट करते रहते हैं, जिसका कोई आउटपुट मिलने को नहीं होता है। वहीं साउथ इंडियन लोगों को मैंने देखा है बहुत कम बट टू द पॉइंट बात करते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। अगला पॉइंट जो मुझे महसूस होता है साउथ इंडिया में वो है कि वहाँ की गवर्नमेंट या फिर वहाँ पर जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं, लोगों को ज़्यादा ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। गवर्नमेंट ने वहाँ की हर चीज़ को सेंस किया है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं कुछ समय के लिए साउथ इंडिया की एक डिस्ट्रिक्ट के बहुत इंटीरियर एरिया में था। वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 150 किलोमीटर दूर दराज का एक गांव था। मैंने वहाँ 5 दिन गुजारे तो नोटिस किया कि उस दूर के अंतिम गांव तक जहाँ जाकर सड़क भी अपना एंड करती है, सड़क भी जहाँ जाके खत्म हो जा रही थी, वहां तक भी गवर्नमेंट बस पहुंचती थी जो सुबह बच्चों को लेकर या फिर वहां से जो व्यापारी हैं या किसान जो सामान बेचने के लिए तहसील जा रहे हैं या तहसील में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनको लेकर जाती थी। वो एक टाइम से आने वाली बस थी जो अपने समय पर आती, बच्चों को पिक करती, जो लोग अपना सामान बेचने बाजार जा रहे हैं उनको बिठाती, या जो बाकी कुछ बिजनेस करने जा रहे हैं या बाजार से कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं उनको बिठाती और जाके तहसील तक छोड़ती थी। और उसी तरीके से शाम को फिर वो बस उन स्कूल के बच्चों को, उन जो किसान हैं जो अपना सामान बेच चुके हैं या कुछ लोग हैं जो अपना सामान खरीद कर लाए हैं बाजार से, उनको फिर से गांव तक छोड़ती थी। और इस पूरी प्रोसेस में एक टाइम बाउंड डिलीवरी थी, एक टाइम से बस आती थी, टाइम से जाती थी। साथ ही साथ एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर मैंने देखा जो एजुकेशन को बहुत इम्पैक्ट करता है वो था गवर्नमेंट की बस स्कूल के गेट तक बच्चों को छोड़ती थी और वो कोई भी किराया उनसे नहीं लेती थी। तो जो एक दूर के, जो आपके जिले से लगभग 150 किलोमीटर दूर का गांव है, उसके बच्चों को आप सरकारी स्कूल तक छोड़ रही है और फिर से वहां पहुंचा रही है, तो इससे ज़्यादा सेंसिटिव गवर्नमेंट कौन हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि साउथ इंडियन लोग सक्सेसफुल हैं या एजुकेशन में बहुत आगे हैं और नॉर्थ इंडियन नहीं है। दोस्तों, नेक्स्ट रीज़न जो मुझे समझ में आता है वो है वहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। वहाँ पर एजुकेशन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आज भी लोग प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, आज भी अच्छे टीचर्स हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट कॉलेजेस में आज भी क्वालिटी मेंटेन है। लेकिन वहीं मैं नॉर्थ इंडिया में देखूं तो कुछ एक शहरों के इंस्टीट्यूट्स को छोड़कर, जैसे दिल्ली या फिर जो कैपिटल सिटीज़ में हैं उनको छोड़कर बाकी सब जगह जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं या स्कूल्स भी, वहाँ का माहौल एकदम डिस्टर्ब्ड है और वहाँ का माहौल एकदम गड़बड़ है। साथ ही साथ वहाँ के टीचर्स या फैकल्टी भी उतने रिस्पॉन्सिव नहीं है, उतने इंटरेस्टेड नहीं है टीचिंग देने में। जो चीज़ मैंने साउथ इंडिया में नोट की कि वहाँ के टीचर, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ की स्कूल, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट इन क्लास है। जो बेस्ट पॉसिबल है उस एरिया के लिए वो वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो बेसिकली आपके पहले पॉइंट जिसमें मैंने बोला था कि वो लोग टैक्स पे करते हैं, जैसे एक छोटी सी चाय के लिए भी लोग टैक्स पे करते हैं, उसी से रिलेटेड है। क्योंकि लोग टैक्स ज़्यादा पे करते हैं इसलिए ज़्यादा रेवेन्यू होता है, और जब ज़्यादा रेवेन्यू होता है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो ज़्यादा इंफ्रा डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा स्कूल खुलेंगे, और जब ज़्यादा स्कूल खुलेंगे तो ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ेंगे और ज़्यादा एजुकेटेड पॉपुलेशन होगी और ज़्यादा समझदार पॉपुलेशन होगी। जब ज़्यादा एजुकेटेड पॉपुलेशन होगी तो आप बाहरी कंपनियों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बाहर से पैसा ज़्यादा आएगा। फिर से जब पैसा बाहर से ज़्यादा आएगा तो आपकी स्टेट में पहले से ही टैक्स आप पे कर रहे थे, बाहर से भी पैसा आ जा रहा है,
तो आपको डबल ग्रोथ मिल जाती है और तब आपकी स्टेट बूम कर जाती है, ग्रो कर जाती है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आपकी स्टेट ऑब्वियसली बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है। तो साउथ इंडिया में मैंने नोटिस किया कि सारे लोग टैक्स पे करते थे, छोटी सी चाय के लिए भी टैक्स पे हो रहा था, इसीलिए वो लोग डेवलप्ड स्टेट्स हैं। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है पीपल ओरिएंटेड। वहाँ पर मैंने देखा था पीपल आर ओपन माइंडेड। एक गवर्नमेंट जॉब में काम करने वाला बंदा भी अपने बच्चे को आंगनवाड़ी भेज सकता है। एक बहुत पैसे वाला इंसान भी मैंने देखा था अपने बच्चे को आंगनवाड़ी पहुंचा रहा था, और एक बीपीएल परिवार का बंदा भी अपने बच्चे को आंगनवाड़ी पहुंचा रहा था। और आंगनवाड़ी में भी सारी चीज़ें बहुत साफ सफाई के साथ सिस्टमेटिक मैंने देखी थी। तो जब एक बड़े और छोटे इनकम लेवल का ही कोई डिफरेंस नहीं है तो वो सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी बन जाती है। तो इसीलिए वहाँ पर ग्रोथ की जो संभावना है ज़्यादा बढ़ जाती है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट की संभावना कम हो जाती है और स्टेट ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगती है। पीपल ओपन माइंडेड हो जाते हैं और कोई छोटे और बड़े का डिफरेंस बचता नहीं। जो अगला पॉइंट है वो काफ़ी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं जब कहीं जाते हैं। दोस्तों मैंने कई सारे इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको नोटिस किया, नॉर्थ इंडिया में भी नोटिस किया और साउथ इंडिया में भी नोटिस किया। तो मुझे समझ में आता है कि जो नॉर्थ इंडिया में इंस्टीट्यूट्स हैं वो गंदगी, कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ के लोगों को मैं देख रहा हूँ कि काम करने के लिए एकदम तैयार नहीं है। एक चपरासी भी खुद को पता नहीं क्या शो करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशंस उस गवर्नमेंट बॉडी इंस्टीट्यूट के अंदर भी पॉलिटिकल इंटरवेंशंस हैं। लोग काम करना नहीं चाहते हैं, साफ सफाई की कमी है, यहाँ तक कि गार्डन उनके मेंटेन नहीं है, कहीं अधिकारी टाइम से नहीं पहुंच रहे हैं, कहीं कोई काम पेंडिंग पड़े हुए हैं या भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर लेते हैं। वहीं मैं साउथ इंडिया में देखा कि इंस्टीट्यूट्स आर, यू विल लव देम। इतना साफ सफाई, ऑफिस का जो कल्चर है एकदम बढ़िया मिलेगा आपको। और जो भी अधिकारी हैं या जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो टाइम से ऑफिस पहुंचते हैं, सारे लोग प्रॉपर काम करते हैं, जिनको जो काम असाइन किया हुआ है उसको हर हाल में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, मेल्स उनके पास पेंडिंग नहीं होते हैं। वहीं नॉर्थ इंडिया में अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट को आप मेल करके देखिए, दे विल नॉट रिप्लाई एट ऑल। वहीं आप साउथ इंडियन के किसी भी इंस्टीट्यूट को मेल करके देखिए, दे विल श्योरली रिप्लाई, उसी दिन वो आपको उस पर रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं जो बिहेवियरल हैं, जो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा या आप गौर करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। दोस्तों लास्ट जो पॉइंट है जो मुझे फील होता है वो कल्चरल डिफरेंसेस है। नॉर्थ इंडिया में लोग जो कल्चरली जुड़े हुए हैं मैं मानता हूँ, लेकिन साउथ इंडिया में दे आर मोर डिवोटेड। उनको मैंने फील किया है कि वो जो फेस्टिवल्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, उनको ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं और मोर डिवोटेड हैं अपनी रिचुअल्स को फॉलो करने में, अपने कल्चर को अडॉप्ट करने में। वहीं नॉर्थ इंडिया में मैं देख रहा हूँ कि लोग वेस्टर्न को बहुत इजीली अडॉप्ट कर ले रहे हैं, वेस्टर्न की तरफ जल्दी मुड़ जा रहे हैं। लेकिन ये कंपैरिजन साउथ इंडिया में बहुत कम है, बहुत रेयर है। दे आर स्टिल कल्चरल एज दे वर। सो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे जो मैंने फील किए अपनी साउथ इंडिया की जर्नी के दरमियान, जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।